वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLS इंग्लिश मैजिक, जहां लगते हैं आपके सपनों के पंख। मैं आपका ब्रिजेश मिश्रा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स सेंटेंस पर कि किसी भी सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करने के लिए जाते हैं तो ट्रांसलेशन टाइम पर हमें उस सेंटेंस में क्या पार्ट्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी सेंटेंस में हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है ट्रांसलेशन के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी मैटर को प्रोसीड करेंगे और आइए देखते हैं कि किसी एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं जिसे स्पेशली हमें ट्रांसलेशन टाइम पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में हमें मेनली 3 एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना कंपलसरी हो जाता है। वो 3 एस्पेक्ट्स हैं क्या क्या, अगर हम लोग इस पर बात करें तो फर्स्ट एस्पेक्ट पे अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट एस्पेक्ट को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, या हम लोग इसको बोलते हैं विषय। क्या कहते हैं? कर्ता या विषय। और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की जहाँ तक बात है तो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उस सेंटेंस में हम लोग हु क्वेश्चनिंग वर्ड पुटअप करके क्वेश्चन करते हैं, और जो वर्ड हमें रिजल्ट में मिलता है, यानी हु क्वेश्चनिंग वर्ड को यूज करके प्रश्न करने पर जो हमें आउटपुट में वर्ड मिलता है, यानी जो हमें वर्ड हु के आंसर में मिलता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई होप कि आप सब्जेक्ट बेहतर आइडेंटिफाई कर लेंगे, और थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप लास्ट वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ भी रिवीजन किया है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस सेंटेंस में हु क्वेश्चनिंग वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करते हैं। जो भी वर्ड हमें आंसर में मिलता है उसी को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। अब सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें जो हमें मेनली आइडेंटिफाई करना होता है तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। अगर वर्ब के हिंदी की बात करें हम लोग तो वर्ब को हम लोग कहते हैं क्रिया। और किसी भी ट्रांसलेशन में किसी भी सेंटेंस में हमें मुख्य रूप से 2 तरह की क्रियाएं मिलती हैं। एक तो जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हालांकि इसी को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। एंड अगर हम लोग सेकेंड वर्ब की बात करें तो सेकेंड वर्ब को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। और यही मेन वर्ब जो होती है, ये मेन वर्ब ही एक्शन वर्ब कहलाती है, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है। हालांकि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी क्यों है, इसे हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का जब वीडियो डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग वर्ब चैप्टर में स्पेशली इस बात पर डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन भी है और एक क्लू भी है, मे बी आपको आंसर पता भी हो कि किसी भी मेन वर्ब यानी किसी भी अगर सेंटेंस में हम सेम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कॉन्सिक्वेंटली नहीं यूज कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया का भी यूज किया जाता है। तो किसी भी मेन क्रिया के साथ हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करते हैं, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जैसा हम लोगों ने देखा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। और मेन वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग देख लेते हैं जैसे किसी भी सेंटेंस में गो, कम, टेक, गिव। तो इस तरह से जो भी वर्ब्स मिलती हैं इन वर्ब्स को हम लोग कहते हैं मेन वर्ब, या यही वर्ब्स कहलाती हैं एक्शन वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में हम लोगों को कितनी वर्ब्स देखने के लिए मिलती हैं? मेन हेल्पिंग वर्ब मिलती है और मेन वर्ब मिलती है। और अगर हम लोग थर्ड एस्पेक्ट्स की बात करें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए पहचानने का,
वह होता है ऑब्जेक्ट, वह होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्म या उद्देश्य। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की भी बात करें तो ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हैं? ऑब्जेक्ट को भी हम लोग दो पार्ट्स में देख सकते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। वो दोनों ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? एक तो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में फ्रेंड्स हम लोग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस पर हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बेसिक टिप्स हमें दिमाग में रखनी है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट पार्ट में हम लोग जब भी व्हाट लगाकर क्वेश्चन करते हैं, यानी व्हाट क्वेश्चनिंग वर्ड का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं और जो हम लोगों को आंसर मिलता है, यानी जो वर्ड आंसर में मिलता है वही क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो किसी भी सेंटेंस में WH वर्ड whom का यूज़ करके, whom यानी किसको का प्रयोग करके हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट यानी जो वर्ड हमें आउटपुट में यानी कि आंसर में मिलता है वही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस में हम लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। कभी कभी सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलता है, कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, कभी कभी तो ऑब्जेक्ट्स भी नहीं मिलता है सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोगों को सेंटेंस में क्या क्वेश्चनिंग वर्ड यूज करना है? ध्यान दीजिएगा, प्रेडिकेट पार्ट में हम लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए WHAT व्हाट का यूज़ करना है। एंड इनडायरेक्ट जब हम whom से क्वेश्चन करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। आइए इस पार्ट्स को हम लोग अगर एग्जाम्पल से देखें तो हम लोग इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस ले सकते हैं जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है क्या। जैसे अगर हम लोग एक सेंटेंस एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे रमेश, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स हिंदी में सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि हम लोग इसे बेहतर समझ सकें कि कैसे हम लोगों ने, बिकॉज ऑलमोस्ट व्यूअर जो हैं वह हिंदी से शायद इसको बेहतर समझ पाएँ कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज करके। तो एक सेंटेंस हम लोगों ने लिया, रमेश ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। रमेश ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। तो अगर हम लोगों ने इस सेंटेंस में एक स्टेप लिया कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानने, तो पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, यानी जब भी हम लोगों ने हु क्वेश्चनिंग वर्ड लगाकर क्वेश्चन किया तो हम लोगों को आंसर में कौन मिला? आंसर में हम लोगों को मिल रहा है रमेश, यानी रमेश हमारा सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रमेश है यह करता है, तो यह करता क्या कार्य कर रहा है, यानी जो कार्य करेगा वही वर्ब कहलाएगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि एक बेसिक नॉलेज हमें दिमाग में रखना है कि ऑलमोस्ट क्रिया हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही मिलती है हमें। इससे भी हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वह चाहे एक्शन मेन वर्ब हो, चाहे एक्शन वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, यानी सहायक क्रिया हो। तो दोनों की जो आइडेंटिटी होती है वो हम लोगों को कहाँ मिलती है? ऑलमोस्ट सेंटेंस के लास्ट में ही मिलती है। इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग लेकिन बेसिकली देखेंगे कि हम लोग क्लियरली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, करता है, वह क्या काम कर रहा है? तो वह काम कर रहा है लिखने का। क्या कार्य कर रहा है? लिखने का। तो यहाँ पर जो लिखना है यानी राइट वर्ड है, यह सेंटेंस का क्या हो गया? वर्ब हो गया।
अब हम लोगों को इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट हैं या एक ही ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि रमेश क्या लिखता है, रमेश क्या लिखता है। तो जब भी आप क्या क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत आपके सामने एक आंसर मिलेगा और वह क्या होगा, रमेश क्या लिखता है या रमेश ने क्या लिखा। तो तुरंत आपको आंसर मिल रहा है कि रमेश ने पत्र लिखा। तो हम लोगों का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेटर, वह सेंटेंस में हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट वन। क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट वन कह सकते हैं। यह क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। और अगर हम लोग बात करें रमेश किसको लिख रहा है, रमेश किसको लिख रहा है, तो रमेश किसको पत्र लिख रहा है, अपने पिताजी को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट टू हम लोगों को यानी सेकेंड जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हम लोग इसको क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हिज फादर, यानी यह हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जब भी हम किसको यानी whom लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और what लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अब हमारे पास सेंटेंस में हम लोगों ने तीनों पार्ट्स को पहचान लिया है, सब्जेक्ट को भी हम लोगों ने पहचान लिया, वर्ब को भी पहचान लिया और ऑब्जेक्ट को भी हम लोगों ने पहचान लिया यानी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंस का। तो यहाँ पर जब भी हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए जाते हैं तो सेंटेंस के फॉर्म को देखते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव है कि क्वेश्चन है। यहाँ पर सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। हालांकि हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोगों को लिखना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश। रमेश क्या काम कर रहा है यानी वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ तो हम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग इस पर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ब हमारी है वह क्या है, रोट यानी कि लिखा, लिखना यानी राइट, और उसी का सेकेंड फॉर्म यानी कार्य पास्ट में हुआ तो हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं रोट। तो रमेश रोट, रमेश अब क्या लिखने का काम कर रहा है, रमेश लेटर लिख रहा है। और किसको लेटर लिख रहा है, टू हिज फादर। रमेश किसको लेटर लिख रहा है, टू हिज फादर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि बहुत कंपलसरी है। जब तक कि हम सेंटेंस में इन्हें यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। और यहाँ पर आज मैं कुछ सेंटेंसेस आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ। हालांकि मैं सेंटेंस आपको हिंदी में ही दूंगा और आप इसी मेथड से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिएगा और कमेंट में श्योर बताइएगा कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो जैसे मैंने पहला सेंटेंस दिया आपको, ऋचा ने पैसा दान किया, कपूर ने अपने
बेटे को स्कूल भेज दिया है। रेखा मुझे कुछ किताबें दी। राहुल मेरे भाई से किताब मांगा। तो इस तरह से आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। एंड अगर आप ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है, आप ट्रांसलेशन भी करिएगा। और अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स नो प्रॉब्लम, हम लोग ट्रांसलेशन आगे देखेंगे। और आप इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिएगा। और हाँ, श्योर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन सेंटेंसेस में क्या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया है। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियोस को रुकने मत दीजिएगा एक जगह और देखकर खुद तक सीमित नहीं करना है, कंटिन्यू सर्कुलेट करते रहिए, यानी शेयर करते रहिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक और लोगों तक जिसको कि अभी इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है और जिसकी इंग्लिश कमजोरी बनी हुई है और जो बेसिक लेवल से अभी इंग्लिश को शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग जल्दी ही कंपटीशन क्लासेस को लेकर आपके बीच होंगे, यानी BLS इंग्लिश मैजिक आपके लिए जल्दी ही कम्पिटिटिव लेवल की भी इंग्लिश लेकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आंसर्स को शेयर करिएगा हमारे फेसबुक पेज से, टेलीग्राम ग्रुप से और हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़िए। वहाँ पर हम लोग रेगुलर क्वेश्चन आंसर और वोकैब का सेशन कर रहे हैं, कंटिन्यू उसमें पार्टिसिपेट करिए एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। BLS इंग्लिश मैजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं अपडेट्स और नोटिफिकेशन सबसे पहले।